हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है हमारे पास क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स होता क्या है। क्वांटम का अर्थ क्या है। आपने पढ़ा होगा कि सूर्य से जो लाइट आती है वो एक फोटोन के रूप में आती है। ठीक है, उसी को उसकी एनर्जी जो होती है एक क्वांटा होती है। मतलब ये जो क्वांटम का अर्थ यहाँ पे निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं पे एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स क्या शो करते हैं, किसी भी परमाणु का ये न्यूक्लियस से समझ लो, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होता है वो एक किस एनर्जी लेवल पे स्थित है, उसको ये चारों क्वांटम नंबर बताते हैं। वो किस तरह से अरेंज है। ठीक है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए, उसके पोजीशन को बताने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो क्या है, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, मेन क्वांटम नंबर। मेन क्वांटम नंबर ये क्या होता है, ये एटम में उपस्थित सेल को बताता है। सेल कक्ष को बताता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस बनाया हूं। ठीक है, न्यूक्लियस को मैं डार्क कर दे रहा हूं। ये इसका फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकेंड सेल है। मतलब एनर्जी लेवल ये क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, यहाँ पे थर्ड एनर्जी लेवल पूरा गोल होगा, ये फोर्थ एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, आप इसको पूरा राउंड कर लीजिए। ये मैं केवल आधा कर रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये उसके एनर्जी लेवल को बताता है। तो यहाँ पे इसका नंबर क्या हो सकता है, 1, 2, थर्ड, फोर्थ हो सकता है। इसको हम K, L, M और N से शो करते हैं। ठीक, अगर पहला है तो K सेल है, दूसरा है तो L सेल, थर्ड में M सेल, फोर्थ में N सेल। इस तरह से ये क्या होता है, एनर्जी लेवल को बताता है। मतलब मेन कक्ष, मुख्य कक्ष। अब हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये बताता है कि आप सॉरी, यहाँ पे हमें इसको किससे शो करते हैं ये नहीं बताया, इसको हम N से शो करते हैं। ठीक है, N से शो करते हैं और इसको हम शो करते हैं L से। इसका जो निर्देशित करने का तरीका क्या होता है, L होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, L का फार्मूला होता है n-1, 0 to n-1। अगर हम K सेल के लिए क्या निकालते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालते हैं, तो 1-1 क्या हो जाएगा। इसके लिए हम क्वांटम नंबर निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो n की वैल्यू 1-1 = 0। मतलब K सेल में क्या है, केवल एक 0 आ रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 का वैल्यू क्या होता है। सब में अलग अलग नंबर है। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2-1 वैल्यू क्या आ गया, 1। लेकिन आपको कहां से लेना है, 0 to n-1, 0 to n-1। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा, 0 to n-1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब आपको 0 से लेना है, 0, 1, इसका 2 वैल्यू आ गया। n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 3-1 = 2। अब यहाँ पे 2 को केवल नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, 0, 1, 2, 0 से लेकर 2 तक। n की वैल्यू 4 है तो 4-1 = 3। ठीक है, 0, 1, 2, 3 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये यहां तक इसकी वैल्यू आ गई। अब ये 0 क्या है, ये 1 क्या है, देखिए 1 यहां भी है, यहां भी है। लेकिन n की वैल्यू 1 होगी तो वो क्या बताएगा, K सेल को बताएगा। लेकिन L की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या बताएगा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम 0 का वैल्यू का मतलब होता है आपका s ऑर्बिट। ये क्या है, ऑर्बिट, या इसको आप कह सकते हो सब सेल। यहां से क्लियर हो गया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, सब सेल को बताना। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है सब सेल या ऑर्बिट को बताना। ठीक है, 1 वैल्यू जहां पे होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, P, 2 वैल्यू का मतलब D और 3 वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, F। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मेन सेल 1 है तो सब सेल कितना होगा,
जीरो होगा, जीरो का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, मतलब पहला नंबर का जो सेल है, पहला नंबर का जो सेल है उसमें केवल एक ही ऑर्बिट है और वो क्या है एस। ठीक है, सेकेंड नंबर वाला जो ऑर्बिटल मेन क्वांटम नंबर सेकेंड का जो 2 वैल्यू है, मतलब एल वाला जो सेल है उसमें सब सेल कितने होंगे 2, अब कौन कौन से होंगे एस और पी, क्योंकि 0 और 1 वैल्यू है, यहाँ पे हम एस और पी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं भी इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे ऐड कर देता हूं कि एक ऑर्बिट क्या होगा एस होगा और दूसरा ऑर्बिट क्या होगा पी। तो मैं इसको थोड़ा सा इसी के साथ साथ में एक राउंड और घुमा देता हूं, मतलब ये क्या है पूरा ये जो है वो एन की वैल्यू 2 है, उसमें 2 ऑर्बिट है एस और पी। इसी तरह से थर्ड में अगर आते हैं, थर्ड में आपको क्या क्या मिल जाता है एस पी एंड डी, यहाँ पे एस पी एंड डी तीनों सब सेल मिल जाएंगे। आप एन की वैल्यू 4 में आ जाओ, मतलब एन सेल में आ जाओ, एन सेल में क्या क्या वैल्यू आएगा एस पी डी एफ। मैं इसको बीच में सारा चीज मिटा के एक बीच में बड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है, मैग्नेटिक, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हुआ क्या कि जब हम एटम को, किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख देते हैं, ठीक है, ये एक एटम है और यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं एन और एस सिरा के बीच में, इसको हम रख देते हैं और यहाँ पे अगर हम उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं, ठीक है, जब नॉर्मली स्पेक्ट्रा लेते थे तो हमको यहाँ पे एक स्प्लिटिंग देखने को मिलता था, इसकी वैल्यू एक ही थी, यहाँ पे 2 स्प्लिटिंग देखने को मिलता था नॉर्मल स्पेक्ट्रा में। ठीक है, एटम का जब स्पेक्ट्रा लेते हैं तो यहाँ पे 2 स्प्लिटिंग देखने को मिलता था, एक एस का एक पी का, यहाँ पे 3 स्पेक्ट्रा देखने को मिलता था कुछ इस तरह से। कौन कौन सा, एक एस का, पी का, डी का, यहाँ पे 4 स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, 0 का, 1, 2 और 3 का। ठीक है, मतलब एक क्या था एस पी डी के लिए था, एक क्या था एस पी डी और एफ। तो स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह से मिलता था। ठीक है, लेकिन जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तब क्या होता था कि जो ऑर्बिट थे वो स्प्लिट हो जाते थे। स्प्लिट होने का मतलब अलग अलग भागों में टूट जाते थे। मतलब ये समझ में आया, उसके अलग अलग भागों में टूटने से ये समझ में आया कि ऑर्बिट सबसे छोटा एरिया नहीं है, ऑर्बिट सबसे छोटा एरिया नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, बल्कि उसके लिए और छोटा छोटा एरिया हो सकता है। तो मैं यहाँ पे केवल नंबर लिख रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल कितने भागों में टूटता था, पी ऑर्बिटल में कितने भागों में टूटता था। ठीक है, एस ऑर्बिटल का जो सिग्नल मिलता था वो एक ही मिलता था। ठीक है, लेकिन पी ऑर्बिटल का जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह से 3 मिलने लगा। डी ऑर्बिटल का जो सिग्नल है वो क्या मिलने लगा 5। ठीक है, इसी तरह से एस ऑर्बिटल का कितना 7। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिलने लगा, हमको अलग अलग एनर्जी लेवल मिलने लगा। स्पेक्ट्रा मिलना, ये भी एनर्जी लेवल लेगा, देखिए कुछ इस तरह का है, अलग अलग है। तो यहां से समझ आया कि सबसेल जो है या ऑर्बिट जो है वो सबसे छोटा स्थान नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, बल्कि उससे भी छोटा है कोई स्थान होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में और फाइन स्टडी की गई। स्टडी करने में पता चला कि यहाँ जो डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है वो क्या होता है डायरेक्शनल होता है। और हमने देखा कौन कौन सा था, पी ऑर्बिटल का बात करें, पी ऑर्बिटल में 3 सबसेल सब ऑर्बिटल होंगे। पी ऑर्बिट में, मैं कई बार ऑर्बिटल बोल दे रहा हूँ, पी ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यही तीनों क्या करते थे, यहाँ पे 3 पीक देते थे। 3 पीक मतलब 3 स्पेक्ट्रा अलग अलग। जो यहाँ पे पी का एक स्पेक्ट्रा मिलता था उसको ये स्प्लिट करके 3 क्या कर दिए अलग अलग एनर्जी लेवल शो करने लगे, किसमें मैग्नेटिक फील्ड में। यहीं से इसका नाम आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब क्या है एनर्जी, एनर्जी का लेवल, एनर्जी संख्या। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको हम स्प्लिट कर दिए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम शो करते हैं -L2 + L। ठीक है, -L से लेकर +L तक, ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है पी के लिए 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको -1 0 +1। ठीक है, -L से लेके +L तक, -L से लेके +L तक, 0 को भी साथ में लेना है, छोड़ना नहीं है। तो ये क्या हो गया -1 0 +1, मतलब ये क्या हो गया 3 एनर्जी लेवल यहाँ पे आपको शो होने लगा।
ठीक है। इसी तरह से डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल की बात करें तो मैं ये वाला डी ऑर्बिटल ले लेता हूं। ये 5 भाग में टूट रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 एनर्जी लेवल आपको दिखाता हूं, शो करता हूं। डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो 3 होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, और 2 जो होते हैं वो क्या एक्सियल होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट वाले वीडियो में या ऑर्बिटल वाले वीडियो में ये क्लियर किया हुआ है। अब वैल्यू देखते हैं, डी का एल वैल्यू कितना है 2, डी का एल वैल्यू कितना है 2। अगर माइनस एल से ले मतलब -2 से लेके +2 तक हमको जाना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, -1, 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +1 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +2, ठीक है। तो -2 से लेके +2 तक, ठीक। इस तरह से आप f का 7 ऑर्बिटल आप बना सकते हैं। f ऑर्बिट के कितने ऑर्बिटल होंगे 7 पीक देता है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये तो हो गई क्या ऑर्बिटल। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं और क्लियर करता हूं, ठीक। देखिए एक बार फिर से, मेन क्वांटम नंबर क्या बताता था, सेल के बारे में बताता था। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता था, सब सेल या ऑर्बिट, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में लेके स्पेक्ट्रा लेने पे क्या मिला हमको, यहाँ पे सब ऑर्बिट कह सकते हो या सीधा सीधा आप कह सकते हो ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक। अब आता है स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऑर्बिटल ले लेता हूं, चलो p ऑर्बिटल ले लिया मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका जो स्पिन होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में रहेंगे, उनका स्पिन एक जैसा नहीं होगा, बल्कि एक क्या करेगा क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो ये घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में, और एक घड़ी की विपरीत दिशा में, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो क्या है, कुछ इस तरह से होगा। देखो इलेक्ट्रॉन भी फुटबॉल की तरह होगा, भले ही वो छोटा चार्ज पार्टिकल है लेकिन वो क्या होगा, गोल होगा। तो वो घूमेगा कैसे, एक बोतल ले लो, बोतल के ढक्कन को जो बंद करते हैं ना, बंद करते समय क्या करते हैं हम, इस तरह से राइट साइड हम उसको स्पिन कराते हैं, तो वो क्या हो गया क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक क्या होता है राइट साइड घूमता है। अगर हम ढक्कन खोलने का प्रयास करें तो क्या होगा, उसको इस तरह से घुमाना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो स्पिन क्वांटम नंबर 2 टाइप का होगा, एक तो +12, दूसरा -12। ये क्या बताता है, क्लॉकवाइज को बताता है, ये एंटी क्लॉकवाइज को बताता है। तो क्वांटम नंबर इतना ही है, बस आपको समझना है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, डिफरेंट होगा, स्पिन क्या होगा डिफरेंट। और ये 2 ही होते हैं, +12 एंड -12। मैं तुरंत एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं जिसमें इस सारा चीज को दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल के, इसमें क्या ऑर्बिट है s, इसमें s ऑर्बिट है। अब ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये 1 नंबर वाला सेल है इसलिए हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं 1s, ठीक है। दूसरा नंबर का जो सेल है वो कौन सा है, मैं अब इसको हाफ बना रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा गोल कर लेना, आप बड़ा चार्ट में बनाओ इसको, आप बड़ा गोल कर लेना। दूसरे नंबर का जो सेल है वो क्या है m, ठीक है, ठीक। इसमें कौन कौन से ऑर्बिट है, एक s है और दूसरा क्या है p है। ये s है, मतलब ये क्या है 2s है, और ये क्या है
2p है। 2p 3 भागों में डिवाइड होता है, तो मैं इसको 3 लाइन कर देता हूं। चलो 1 2 और ये 3, p को मैं मोटा कर देता हूं ताकि इसको 3 भाग में डिवाइड करने से समझ में आ जाए। चलो ठीक है, ये क्या होगा 2px 2py और 2pz। ठीक है, 2px 2py 2pz तीनों की एनर्जी क्या होगी, एक समान होगी। लाइक तीनों क्या होंगे यहाँ पे, एक समान होंगे। एनर्जी लेवल में डिफरेंस नहीं है इसका तीनों में। ठीक है, एक समान एनर्जी होगी इनकी, लेकिन ये क्या है, p में 3 भाग अलग है और s a तो s अकेला है ही। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लिखा हूं वो इनके लिए है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर वाला सेल में आते हैं। तो थर्ड नंबर वाला सेल में कुछ मोटा बना लेता हूं। सॉरी ये चौक टूट गया है ना, ये मैं मोटा बना लिया इसको दिखाने के लिए। और यहाँ पे थर्ड नंबर सेल में क्या क्या था, KL, यहाँ पे मैं M लिख दिया KL, ये है M। ठीक है, सॉरी, तो M में क्या क्या था, S था, P था और D था। मतलब ये 3S था, 3P था, 3D था, 3D। ठीक है, S ऑर्बिट क्या होगा, सिंगल होगा। P ऑर्बिट क्या होगा, 3 लाइन का होगा। मतलब लाइन होता नहीं है, डंबल शेप का होता है। यहां से डंबल बनेगा, यहां तक टच करेगा ऐसा। ठीक है, तो ये कौन कौन से थे, px py pz 3 नंबर वाले है ना, 3x 3p 3xy px 3py 3pz। d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। तो मैं इसको और मोटा कर लेता हूं इधर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, d ऑर्बिटल को 5 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, dxy dzx dyz और dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू ये होगी। तो अब समझ में आ रहा है कि एक एक सेल में कितने सब सेल होते हैं, मतलब ऑर्बिट होते हैं, और एक एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं। यहां से इस डायग्राम से समझ में आएगा आपको। आपको इसको अच्छे से होमवर्क करना है, अच्छे से बनाना है। ठीक है, एक बड़ा सा चार्ट ले लीजिए, कॉपी को बीच से फोल्ड कर लीजिए पूरा ओपन, और एक चार्ट बना के समझ के देखिए इसको। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब रही बात, एक चार्ट यहाँ पे देखने को हमेशा मिलता है। मैं वीडियो को पॉज करके चार्ट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये टाइम काफी लेता है। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाया हूँ। ठीक है, n वैल्यू, l वैल्यू, n वैल्यू और s वैल्यू को हम कैसे दर्शाएंगे उसको देखते हुए, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 होगी मतलब k सेल होगा। ठीक है, तो इसमें l की वैल्यू क्या आ रही है, 0, n-1 करने पर। मतलब यहाँ पे ये छोटा सा लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या है, s ऑर्बिट है। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि इसको हम प्लस l से माइनस l तक लेते हैं। 0 प्लस 0 से माइनस 0 तक लेने से 0 ही आएगा। मतलब ये क्या है, 1s है। ठीक है, एक नंबर वाला सेल है। यहाँ पे जो सामने 1 लिखते हैं वो क्या होता है, मेन क्वांटम नंबर होता है, और ये क्या है, सेकंड क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब यहाँ इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है, प्लस हाफ माइनस हाफ, इसका स्पिन डिफरेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, मतलब n नंबर वाले n इज इक्वल टू 1 नंबर वाले सेल की कैपेसिटी कितनी होगी, 2। ठीक, सेकंड नंबर वाला k के बाद में क्या आ जाएगा, l कैपिटल L, ये सेल है ना। अब L एजिमुथल क्वांटम नंबर को दर्शाते हैं स्मॉल l से। इसको हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 से माइनस करते हैं 1 को, तो 1 आएगा। मतलब 0 से आपको लेना है, 0 और 1। ये क्या है, S है, और ये क्या है, P है। कौन सा S है, 2S है। ये कौन सा P है, 2P है। ठीक है, 2S में कितना n मतलब ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, अब यहां समझना है 2p को। 2p में 3 क्या आएंगे, ऑर्बिटल आएंगे। 2p ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल आएंगे, 3 स्प्लिटिंग हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे +1 0 और -1, मतलब ये क्या हो जाएगा, px py pz। यहाँ पे 2 2 लगा दो, मेन क्वांटम नंबर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन।
तो टोटल अगर हम इसकी कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की बात करें तो कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कैपेसिटी क्या होती है 8। आपका होमवर्क है थर्ड नंबर वाले सेल m का ये वैल्यू निकालना। चलो मैं कुछ यहाँ पे निकाल देता हूँ। 0 तो आएगा ही आएगा, 1 आएगा और क्या आ जाएगा 2। ये वैल्यू l की वैल्यू निकल गई। इसके लिए 0 के लिए क्या आएगा 0 ही आएगा, मतलब ये क्या है 3s है, ये भी क्या है 3s ही है। लेकिन p में क्या होगा, इसका 3 भाग होगा, px py pz, 3px 3py 3pz। अब इसका कितना भाग हो जाएगा 5। तो आप ये होमवर्क करके देखो, ठीक है। और इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 2। अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन सब में भरते हैं तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, आप काउंट कर सकते हो। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टोटल 10। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से 16 17 18 इलेक्ट्रॉन इसकी कैपेसिटी है। अब इसको स्प्लिट करके बना के देखना, ठीक है। इसको स्प्लिट करके बना के देखना, ये आपके लिए वर्क रहेगा। इसको अगर आप बना लिए मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसको बना लिए मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस की कैपेसिटी 2 8 18 32, सेवंथ फोर्थ वाले में कितना आ जाएगा 32। तो आप बना के देखना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद हो, ठीक है। थैंक्स।